पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची उस प्रिजन के अंदर से बाहर निकल कर आ गया था, लेकिन जैसे बाहर निकल कर आया था उसको पता चलता है कि ज़ोरोलान की शादी हो रही है। वो जानबूझ के नहीं लेकिन जबरदस्ती और अपने फादर को बचाने के लिए मास्टर फैन के साथ शादी कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। उसकी काफी टाइम से ज़ोरोलान के ऊपर नजर थी, लेकिन अब जाकर उसको मजबूरी का फायदा उठाते हुए मौका मिल गया। ज़ोरोलान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा था कि अगर वो शादी ना करती है तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी उसके इस सेक्ट के ऊपर और उसकी फादर की जान जाना तो बिल्कुल तय है। इस वजह से वो किसी भी तरह से इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। मास्टर फैन खुश हो गया था और शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे शादी होने वाली थी सही टाइम पे वहां पर युनची आकर पहुंच जाता है, जो कि इस शादी को रोक देता है, क्योंकि वो ये शादी कैसे होने दे सकता है जबकि वो खुद पसंद करता है ज़ोरोलान को, तो वो उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची के वहां पर आने की वजह से स्काई बर्निंग सेट के लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। वो सारे के सारे साथियों को भेज देते हैं युनची की जान लेने के लिए कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो इस शादी को रोकने के लिए तो यहाँ पहुंच गया। जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे युनची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक करते हुए उन सभी की वाट लगाया जा रहा था। लेकिन वहां पर इतने सारे लोग थे जिनका हिसाब लगाना भी मुश्किल होता है। एक को मारो तो 10 और निकल कर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन युनची को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना ब्रूटल तरीके से सभी को मारता है जिसका हिसाब नहीं था। युनची था तो पहले से इतना ज्यादा गुस्से में अपने ग्रैंडपा की वजह से और अब यहाँ पर ज़ोरोलान की वजह से, तो वो अपना जितना भी गुस्सा होता है वो इन लोगों के ऊपर ही उतार देता है। वो उनको छोड़ने नहीं वाला था। वो इतना भयंकर तरीके से उनको मार रहा था कि किसी के गर्दन उठाकर फेंक देता, किसी को बीच से अलग कर देता और किसी को और ब्रूटल तरीके से मारता। अगर कोई ये मौत सामने देख ले तो वो घबरा जाए, इतना भयंकर तरीके से मार रहा था। और ऐसा होता भी है, बाकी जो बंदे थे स्काई बर्निंग सेक्ट के वो लोग वहां से भागने भी लग जाते कि नहीं यार ये पागल हो गया, ये दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। ज़ोरोलान के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं युनची को यहाँ पर देखकर, कहने लग जाते हैं कि आखिरकार हेवन ने हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर दी और हमारे सबसे खास इंसान युनची को लौटा दिया हमें। युनची यहाँ पर अभी ट्रू फेस मैसेजम रेल्म के ऊपर ही मौजूद था, लेकिन बाकी के जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद थे वो सभी अर्थ फेस्ड मैसेजम वाले थे, जो कि युनची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन युनची को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने लाशों का ढेर लगा दिया, मानो पूरा कब्रिस्तान बन गया हूँ। इतने लोगों को वो अब तक के कुछ ही मिनट के अंदर मार चुका था। इसके बाद युनची यहाँ पर वो मास्टर फैन से कहने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने ज़ोरोलान की मजबूरी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। सच बता रहा हूं, अगर मैं तुझे इस लाइफ में मारूं, अगला तो दूसरा जन्म ले और इस तरह से 10 जन्म भी क्यों ना ले ले, हर 10 जन्म में तुझे मार दूंगा ना, तब भी मेरा तुझसे गुस्सा शांत नहीं होगा। आज मैं तुझे इतनी बुरी वाली मौत देने वाला हूँ जिसके बारे में तूने ना कभी सोचा होगा ना कभी देखा होगा। बहुत हिसाब किताब तुझसे पूरे करने, सारे के सारे आज मैं पूरे करने वाला हूँ। तो ये देखकर जितने भी स्काई बर्निंग सेक्ट के लोग थे वो युनची से कहना चाहते कि युनची तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसी बातें करने की? तुझे क्या लगता है कि हमारे स्काई बर्निंग सेक्ट के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तुझसे मुकाबला कर सके? तो इतना कहते साथ ही एक एल्डर तुरंत जाता है युनची के ऊपर अटैक करने के लिए, और जैसे वो युनची के ऊपर अटैक करने गया था वो लिटरली में कुछ भी नहीं कर पाता और युनची ने सीधा अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसको फाड़ कर अलग कर दिया था। युनची यहाँ पर कहता है कि क्या हुआ, नमूना देख लिया तुमने मेरे गुस्से का? अभी तो बस मैंने शुरुआत की और सच बता रहा हूँ, जो भी मेरा रास्ता रोकेगा ना उसका इससे भी बुरा हाल करने वाला हूँ। मेरा टारगेट ये मास्टर फैन है तो मुझे उससे ही अभी लड़ने दो। जिस फ्लेम के जरिए अभी उसने उस एल्डर को मारा था वो थी उसकी फिनिक्स फ्लेम। तो ये देखकर वो जो स्काई बर्निंग सेट के लोग थे वो भी एकदम हैरान रह जाते कि सच में इसके पास तो फिनिक्स फ्लेम है, जो कि इस युनची को काफी ज्यादा डेंजरस बनाती है। इस वजह से वो लोग अपनी और भी ज्यादा भयंकर अटैक का इस्तेमाल करते हैं युनची के ऊपर, लेकिन युनची को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से अपनी फिनिक्स फ्लेम को समन करता है और उसके जरिए वो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था, क्योंकि उसकी फिनिक्स फ्लेम एक खतरनाक सी स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए वो अटैक कर रहा था, लेकिन स्काई बर्निंग सेट का जो एक एल्डर होता है वो अपने स्नेक स्पिरिट को समन करते हुए युनची वाली स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसको ट्रैप कर चुका था, लेकिन युनची को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो स्नेक स्पिरिट थी उसका गला दबाते हुए उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देखकर स्काई बर्निंग सेट के लोग हैरान रह चुके थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, हमारे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से ये रोक कैसे पा रहा है, समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से बाकी के एल्डर भी अब युनची से मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो युनची को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन युनची आज तो रुकने वाला था ही नहीं। वो जो बुरी तरीके से मारता सभी एल्डर वगैरह को उसका हिसाब नहीं था, और उन लोगों ने खास तरह की ब्लड क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है युनची के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन युनची भी मौका देखकर तुरंत अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और सन मून स्टील का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से उसने अपने आप को एक प्रोटेक्शन सील में डाल दिया था और इस वजह से वो जो अटैक था ब्लड क्लॉ का वो उसके ऊपर नहीं लग पाता और आराम से युनची यहाँ पर उस अटैक से बचते हुए सीधा मास्टर फैन की तरफ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन ये होते साथ ही वहां पर एक दूसरा बंदा था, सीधा उसने अपनी स्वॉर्ड को घुसा दिया था युनची के हाथ के अंदर, जिस वजह से युनची के हाथों में बहुत गहरा कट लग जाता है। लेकिन उसकी फिनिक्स फ्लेम ने उस कट को आराम से यहाँ पर ठीक कर दिया था, मानो कि अब यहाँ पर युनची इनविंसिबल हो चुका है।
उसको कितना भी यहाँ पर मारा क्यों ना जाए वो मरेगा ही नहीं। तो ये देखकर वो बंदा भी हैरान रह चुका था, जो कि यकीन ही नहीं कर पाता कि ये हुआ कैसे। मैंने इतना गहरा कट लगाया था अब तक कि इसका हाथ कट जाना चाहिए था, लेकिन इसको तो एक जरा सा कुछ नहीं हुआ और ये पूरी तरह से रिकवर हो गया। ये कर क्या रहा है? तो इस चीज को देखने के बाद युनची से वो जैस्मिन कहना चाहती कि युनची थोड़ा सा संभल के, तुम ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा, क्योंकि अभी जो तुम्हें जो चोट लगी उसको ठीक करने का काम ग्रेट बुद्धा टेक्निक ने किया जो मैंने तुम्हें सिखाया, लेकिन अभी तुम उसके सिर्फ 3rd लेवल पे हो। तो इतना भी ज्यादा बड़े पंगे मत ले लो कि तुम्हें अपने आप को रिकवर करने में मुसीबत आने लग जाए। तो युनची कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से सारी चीजों को हैंडल करना है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो युनची यहाँ पर उस मास्टर फैन का गला दबाते हुए उसको तड़पा तड़पा कर मारने में लगा हुआ था। जितने भी स्कार बर्निंग सेक्ट वाले थे उनको तो सदमा ही लग जाता है कि हम यहाँ पर करे तो करे क्या। उन लोगों ने सारी कोशिश कर ली थी मास्टर फैन को बचाने की और युनची को रोकने की, लेकिन युनची यहाँ पर रुक ही नहीं पा रहा था। स्कार बर्निंग सेक्ट वाले युनची से बात करते हुए थोड़ा डील करने की कोशिश करते कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम यहाँ पर मामला शांत कर देंगे। लेकिन युनची कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं अब इस पॉइंट पर आकर पहुंच चुका हूँ कि मुझे हर एक तुम्हारे बंदों को मारने में ना एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है और ये जो फीलिंग है मैं उसको रोकना नहीं चाहता। तो तुम जितने बंदों को भेजोगे मैं उतने ही लोगों को मारना चाहूंगा, फिक्र मत करो उसकी। युनची मास्टर फैन से कहने लग जाता है कि मैंने सुना था तूने मुझसे कहा था कि तू मेरे स्किन को पूरा निकालना चाहता है, मेरी चमड़ी उधेड़ना चाहता है, मेरे हर एक शरीर के टुकड़ों को काटना चाहता है ताकि तू मुझे तड़पा कर मार सके। तेरा ये डायलॉग ना मेरे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि तेरा डायलॉग आज तुझे पर इस्तेमाल क्यों ना कर लो। मास्टर फैन अपने अंकल से, उसके जो भी यहाँ पर साथी वगैरह थे सभी से कहना चाहता है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी को अब सांस नहीं लिया जा रहा, मैं लगता है कि मरने वाला हूं, अगर कुछ नहीं किया गया तो मैं मर जाऊंगा। तो सारे लोग जैसे ही उस मास्टर फैन को बचाने के लिए जा रहे थे, युनची सीधा अपनी गर्दन पर उस मास्टर फैन की स्वॉर्ड रख देता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी सभी को अपने कदम पीछे करने पड़ते, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो युनची सीधा स्वॉर्ड के जरिए मास्टर फैन का गर्दन उड़ाकर अलग कर देगा। तो ये देखकर वो जो स्कार बर्निंग सेट के लोग थे वो इंपीरियल सिटी वालों से कहने लग जाते कि यही तुम्हारी हरकत है, ये युनची तुम्हारा साथ दे रहा ना, तो उनको खुले साड़े की तरह क्यों छोड़ दिया तुमने? इसने देखा हमें कितना ज्यादा परेशान कर दिया, आखिर इसका जवाब तुम लोग कैसे दोगे? अगर तुम्हारे इस युनची ने मास्टर फैन का एक बाल तक बाका किया है ना तो फिर देखना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। लेकिन यहाँ पर इंपीरियल सिटी वाले सीधा सीधा उनकी बातों को इग्नोर मार देते कि बाढ़ में जा तू। उनको युनची पे इतना भरोसा था कि वो यहाँ पर पूरे के पूरे स्कार बर्निंग सेट को उनकी औकात दिखा सकता है। तो ये देखकर तो स्कार बर्निंग सेट वालों का दिमाग खराब हो गया था। वो समझ जाते कि इंपीरियल सिटी वालों को कुछ भी कहकर मतलब नहीं, तो वो युनची से कहने लग गया था कि युनची तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तूने कुछ भी यहाँ पर किया ना तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तो युनची कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब तो मुझे यहाँ पर और मजा आएगा इसकी गर्दन काटने में। मैं धीरे धीरे करते हुए आराम से इसकी गर्दन काटने वाला। तो जैसे वो उसकी गर्दन काटने वाला था, वो जो मास्टर फैन का अंकल था वो कहना चाहते कि अरे नहीं नहीं रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो युनची यहाँ पर उस मास्टर फैन को खूब मारता है, उसका बाल तक को काट देता है, उसकी गर्दन पे भी अपनी स्वॉर्ड चलाने लग गया था। वो कहता है कि जितना तुम मुझे बुरा भला कहोगे, जितनी मुझे गाली दोगे ना, हर गाली के बदले उतनी तकलीफ दूंगा मैं यहाँ पर इस मास्टर फैन को, क्योंकि इसके साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो ये सुनकर स्काई बर्निंग सेक्ट वाले एकदम परेशान हो गए थे कि हम तो यहाँ पर अब मुंह से अपने गाली भी नहीं दे सकते। इस युनची को समझ नहीं आ रहा कि हम करे तो करे क्या। ऐसा लग रहा है कि हाथों में हमारी चूड़ियां बन गई है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल शांत बैठना पड़ रहा है। युनची मार मार कर वो जो मास्टर फैन था उसकी हाथों की हड्डी तोड़ देता है, पैरों की हड्डी तोड़ देता है, न जाने कहाँ की हड्डियां वो तोड़ चुका था, जिस वजह से तो आधा से ज्यादा सा लग रहा था कि मास्टर फैन बेहोशी हो गया। बाकी के जो स्काई बर्निंग सेट के एडर थे वो यहाँ पर खूब गाली देना चाह रहे थे युनची को, लेकिन उनको पता था कि अगर गाली देंगे तो भाई मर ही जाएगा युनची, वो मार डालेगा युनची उस मास्टर फैन को। तो जब यहाँ पर मास्टर फैन बेहोश हो गया था तो वो जो उस मास्टर फैन का अंकल था वो युनची से कहना चाहते कि देखो अब तो तुमने अपनी भड़ास निकाल ली है ना, मैं यहाँ पर सब कुछ मैटर को सॉल्व करने के लिए सही तैयार हूँ। देखो हमारी जो भी दुश्मनी है इस इंपीरियल सिटी से, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि वो कभी खत्म ही ना हो, तो मैं यहाँ पर अपनी सारी दुश्मनी खत्म कर लूंगा। हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, आगे कोई भी मुसीबत आएगी तो हम इस इंपीरियल सिटी के साथ खड़े रहेंगे। तो युनची कहते हैं कि ये हुई ना बात, कोई तो है तुम्हारे स्काई बर्निंग सेट के अंदर जिसके पास दिमाग है, वो सिचुएशन को समझ सकता है कि कब क्या कहाँ कहना चाहिए। तो बताओ कि आखिर तुमने क्या सोचा है, किस चीज के बिना पर तुम यहाँ पर जो दुश्मनी है इंपीरियल सिटी के साथ उसको खत्म करना चाहते हो, क्या इरादा है, तुमने क्या प्लान बना के रखा है। तो वो अंकल जो था वो कहने लग जाते कि अगर तुम यहाँ पर मास्टर फैन को जाने देते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो युनची का दिमाग खराब हो जाता है कि तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, तू मेरी जान बख्शेगा, मैं यहाँ पर तेरे मास्टर फैन की जान लेने के लिए तैयार हूँ और तू उल्टा मुझे यहाँ पर ऑफर दे रहा है। तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर बचना किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सही ऑफर दे वरना भी काट डालूंगा मैं इसको। तो वो जो अंकल था वो कहना चाहता है कि ठीक है मैं सारी दुश्मनी खत्म
खत्म करने के तैयार हो। आज से तुम लोगों के रास्ते अलग, हम लोगों के रास्ते अलग हो जाएंगे और कभी भी तुम्हारे मामले में टांग नहीं घुसाएंगे। तो ये सुनने के बाद युंची कहने लग जाता है कि अबे यार, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया। मुझे लगा तेरा दिमाग अच्छा चलता है, तू अच्छा ऑफर देगा मुझे, लेकिन ये क्या है, खाली दुश्मनी खत्म करना, मुझे इसमें मजा नहीं आया। कुछ अच्छा ऑफर देता तो समझ में भी आता मुझे। तो युंची कहते कि देख, तूने सबसे ज्यादा जो हरकत की थी तुम्हारे स्काई बर्निंग सेक्टर वालों ने, वो था ज़ोरोलान के दिल को तोड़ना। तो तुम जो उससे शादी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, इसका क्या करोगे? तो ये सुनकर वो जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो, लेकिन हाँ, मैं वो कहने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पर इस शादी को कैंसिल करते हैं। हम आइंदा कभी भी ज़ोरोलान को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। वो जिस तरह से रहना चाहती है उस तरह से रह सकती है, हमारे उसके साथ कोई रिश्ते नहीं है। तो ये सुनकर स्काई बर्निंग सेक्टर के बाकी के जो बंदे, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि आप ये ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर हम ज़ोरोलान को तैयार किए थे शादी के लिए, आपने तो ये शादी कैंसिल करवा दी। ये सही नहीं किया आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि अगर वो यहाँ पर ना कहते हैं तो सीधा का सीधा यहाँ पर उस मास्टर फैन की जान जाने वाली है। युंची कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से और एकदम ताकत के साथ जोर से कहना है कि तू ये शादी कैंसिल करना चाहता है। वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं जोर से कहता हूँ कि आज से ये जो शादी होने वाली थी स्काई बर्निंग सेट की और इंपीरियल सिटी की ज़ोरोलान के साथ, वो कैंसिल होती है। ये शादी वापस से कभी नहीं होगी। तो ये सुनते साथ जितने भी लोग थे इंपीरियल सिटी वाले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ज़ोरोलान के फादर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उससे कहना चाहते हैं कि मेरी बच्ची, देखा तुमने, यहाँ वो सब कुछ मैटर एकदम सॉल्व हो गया। युंची ने सब कुछ सॉल्व कर दिया, वो कितना अच्छा है। अब तुम्हें मुझसे दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तो ये सुनने के बाद युंची जो था वो उस बंदे से कहना चाहते कि देखो, तुम्हारा ऑफर मुझे ठीक लगा, मैं इस चीज के लिए तो तैयार होने के बारे में सोचूंगा, लेकिन ये जो दूसरा एल्डर है ना, जो यहाँ पर जब से मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उसको लात मारकर पहले यहाँ से बाहर निकालो। जब तक ये खड़ा रहेगा यहाँ पर, मैं इससे बातें नहीं करूंगा। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पर उस एल्डर से कहना चाहता है कि एल्डर, जितने भी हमारे यहाँ पे साथी है ना, सबको लेकर यहाँ से चाहिए। मैं बाद में आ जाऊंगा सारे मैटर को सुलझाने के बाद, लेकिन बेहतर वही है कि जो भी सिचुएशन चल रही है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो इतने कहने के बाद वो जो बंदा था वो यहाँ पर युंची के पास आता है, उससे कहना चाहते कि अरे युंची मेरे दोस्त, तू गुस्सा खत्म कर दिया है तो अब मास्टर फैन को छोड़ देना। लेकिन युंची कहता है कि अबे तू भी निकल यहाँ से, तेरे से भी बात नहीं करनी है मुझे। तो ये मास्टर फैन को लेना जाना चाहता है, तो इस बचकाने के लिए मैंने कुछ और बंदोबस्त करके रखा हुआ। वो तुरंत सीटी बजाता है और यहाँ पर बजाने के बाद एक बीस्ट यहाँ उड़ते हुए आकर पहुंच जाता है और जैसे वो यहाँ पर आया था वो सीधा उठाकर ले जाता है उसी मास्टर फैन को। युंची कहना चाहता है उस बंदे से कि अरे जल्दी जल्दी जाओ, देखो वो बीस्ट जो बर्ड है वो कहाँ लेके जा रहा है मास्टर फैन को, कहीं वो उसको खा ना जाए, कहीं और ना ले जाए, तो जल्दी से जाकर तुम्हें उसको बचाना चाहिए। तो वो जो बंदा था वो जल्दी से जाता है मास्टर फैन को बचाने, लेकिन अपने मन के अंदर वो ये जरूर कह रहा था कि युंची, जो आज तूने हमें बेइज्जत किया ना, कसम से कहता हूँ कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे, बस वो दिन जल्दी आएगा। तू इंतजार कर ले, जितना उछल रहा ना उछलते रहे, लेकिन तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी हुई है। तो स्काई बर्निंग सेट के सारे लोगों का यहाँ से भाग जाने के बाद इंपीरियल सिटी के सभी लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनको इस चीज की अभी भी टेंशन थी कि स्काई बर्निंग सेट वाले ऐसे शांत तो नहीं बैठेंगे, वो बाद में किसी न किसी और तरीके से आएंगे यहाँ पर गड़बड़ी करने के लिए, लेकिन हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और अभी ज़ोरोलान के जो फादर थे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि उनकी तबीयत वैसे भी खराब थी और अब अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से ज़ोरोलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। जल्दी से वो जो एम्परर थे उनको लिटाया जाता है बेड पर और उनका इलाज किया जा रहा था। युंची भी देखने लग जाता है कि इनकी तबीयत कैसी खराब है और किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। युंची अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो यहाँ पर उनको ठीक करने में लगा हुआ था। तो युंची चेक करने के बाद बताने लग जाता है कि एम्परर के अंदर ना कुछ तो डाला गया, कोई कीड़ा है या कुछ तो ऐसा है जो उनके लाइफ एसेंस को एकदम ही ज्यादा निचोड़ रहा है। वो लाइफ एसेंस जो है ना वो बिल्कुल 5% के हिसाब से आसपास बची हुई है, बाकी सारी की सारी को वो जो पैरासाइट है उसने निचोड़ लिया। हमें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा, वरना बिल्कुल ना के बराबर चांस रहेंगे कि हम यहाँ पर एम्परर को बचा सके। तो ये सुनकर ज़ोरोलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहने जाती है कि वो स्काई बर्निंग सेट वाले ने जो फ्लावर लेकर आए थे ना, सोल फ्लावर, वो जरा लाकर यहाँ पर दे दो, उसके जरिए मैं यहाँ पर फादर को ठीक करना चाहती हूँ, क्योंकि वही एक चीज है जो यहाँ पर उनको ठीक कर सकता है। तो वो जो एल्डर था वो जल्दी से यहाँ फ्लावर युंची को देने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ोरोलान का भाई आ जाता है जो उस फ्लावर को छीन लेता है और कहने लग जाता है कि देखो ये फ्लावर वही एक चीज थी जो कि यहाँ पर फादर को बचा सकती है। अब ये चीज फादर को बचा तो लेकिन हमारी इंपीरियल सिटी का क्या होगा, जो तुमने इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है स्काई बर्निंग सेक्ट वालों को, मास्टर फैन को, वहाँ के सारे लोगों को, इससे फादर तो बच जाएंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए ही सिर्फ, क्योंकि उसके बाद हमारी पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी मुसीबत में आ जाएगी। ये एक नंबर का घटिया इंसान है। ज़ोरोलान से ये भी कहना चाहता है कि देखो मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अपना दिमाग बदल लो और फैसला बदलने के बाद जाओ स्काई बर्निंग सेक्ट वाले से उनसे माफी मांगते हुए ये शादी के लिए तैयार हो जाओ। युंची का दिमाग खराब होता है, वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे से जो कि ज़ोरोलान का भाई है उससे वो फ्लावर छीनता है और उसको सिर्फ अपने औरत से एक छोटी सी धमकी देता है कि समझ जा बेटे, वरना ज्यादा मुंह चलाएगा तो तेरा अंजाम क्या होगा। युंची यहाँ पर उस फ्लावर को अच्छे से देख रहा था, लेकिन वो उसको कुछ ज्यादा ही घूर कर देखने लग जाता। तो बाकी लोग युंची से कहते हैं कि युंची सब ठीक तो है ना, तुम इस फ्लावर को इतना ज्यादा घूर कर क्यों देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इस फ्लावर के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसको तुमने पता लगा
वाली है। तो यूनची सीधा का सीधा वो जो फ्लावर था उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो सारे के सारे लोग परेशान हो जाते कि ये क्या किया तुमने फ्लावर डिस्ट्रॉय कर दिया, यही तो एक जरिया था फादर को बचाने का। ज़ोरोलान का भाई तो यहाँ पर पूरी तरह से चढ़ जाता है यूनची के ऊपर कि एक तो हमने यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत ली इस फ्लावर को हासिल करने के लिए, तुमने इस फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो है क्या चीज, तो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो यूनची यहाँ पर कहना चाहता है कि जो फ्लावर उस मास्टर फैन ने दिया था वो घटिया था, वो नकली था, उसकी दी हुई चीज पे आखिर तुम लोग कैसे ही भरोसा कर लिए और इसलिए भरोसे के बिना पे शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। देखो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एम्पायर को कैसे ठीक किया जाएगा मुझे वो ठीक करने का दूसरा तरीका मालूम है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यूनची यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो जो उसके ग्रैंडपा ने उसको टेक्निक सिखाई थी ना प्रोफाउंड हैंडल करके, वो उसका इस्तेमाल करने लग जाता है। जैसा कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि प्रोफाउंड हैंडल को तुम किसी भी चीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे कोई वेपन बनाना हो, चाहे कोई टेक्निक बनाना हो, हर चीज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो यूनची यहाँ पर उसी प्रोफाउंड हैंडल का इस्तेमाल करते हुए उस पावर को सीधा डालता है एम्परर के मुंह के अंदर, जिस वजह से वो उस पावर के साथ साथ खुद को भी एम्परर के शरीर के अंदर डाल चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो चेक करने लग जाता है कि कौन सा कीड़ा है जो यहाँ पर लाइफ एसेंस को खा रहा है। तो चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि एम्परर का जो दिल है ना, दिल के ऊपर ही वो कीड़ा बैठा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यूनची तुरंत यहाँ पर जो उसकी प्रोफाउंड हैंडल की एनर्जी थी उसको पहले तो उसने अपने आप में कन्वर्ट किया था जो कि गया मुंह के अंदर एम्परर के। अब वो उसी प्रोफाउंड हैंडल एनर्जी को एक वेपन के अंदर, एक हैंड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है जो कि यहाँ पर उस कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा था। अब अपनी प्रोफाउंड एनर्जी जो थी उसको यहाँ पर यूनची बाहर से कंट्रोल कर रहा था और जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहा होता है उस तरह से वो एनर्जी एम्परर के अंदर असर दिखा रही थी उस कीड़े के साथ मुकाबला करने में, जिससे होता है कि एम्परर को कुछ हद से ज्यादा ही तकलीफ होने लग गई थी। वो तकलीफ से चिल्लाने लग जाते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उनको इतनी तकलीफ हुई थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जितना यहाँ पर यूनची अपनी प्रोफाउंड हैंडल के जरिए उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता, वो कीड़ा अपनी पकड़ को उतना ही ज्यादा मजबूत करता जाता। अब पूरे दिल के जितने अंदर बची हुई लाइफ एसेंस की पावर होती है वो उसको खत्म करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उसको किसी भी तरह से एम्परर को मारना था। लेकिन यूनची इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला है, वो किसी भी तरह से करके उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से काफी हद तक कि वो कीड़ा बाहर आ चुका था। पर जैसे वो कीड़ा बाहर आ रहा होता है वो यूनची की चुंगल से निकलकर वापस से अंदर घुस जाता है और इस बात वो पहले से ज्यादा भड़का हुआ था, जिस वजह से एम्परर को और ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। ज़ोरोलान परेशान की यूनची जल्दी से कुछ करो वरना फादर की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखने के बाद यूनची वापस से अपने तुरंत इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है और इविल गॉड की पावर इस्तेमाल करने के बाद वो उसकी एनर्जी को डाल देता है सीधा का सीधा उन्हीं पैरासाइट के अंदर, ताकि इस वजह से वो उन पैरासाइट की जान ले सके। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, इविल गॉड की पावर इस्तेमाल की, उसने यहाँ पर अपनी फिनिक्स फ्लेम को इस्तेमाल किया, जो भी अटैक हो सकते थे वो सारे अटैक इस्तेमाल कर लेता है ताकि किसी भी तरह से उस कीड़े को बाहर निकाला जा सके। और देखते ही देखते इस बार वो कीड़ा मुंह के जरिए बाहर आ चुका था। जैसा वो कीड़ा बाहर आता है यूनची तुरंत उस कीड़े को पकड़ लेता है ताकि इस बार वापस से वो अपने आप को छुड़ाकर अंदर ना जा सके, जिस वजह से यहाँ पर एम्परर की जो तबीयत थी ना उसमें एकदम अचानक में ही एकदम सुधार आने लग जाता है, क्योंकि जो चीज उनको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो चीज बाहर निकल कर आ चुकी थी। तो उनकी तकलीफ में अब सुधार आने लग गया था। वो ज़ोरोलान से कहने लग जाते कि ज़ोरोलान मेरी बच्ची, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी जो तकलीफ थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिस तकलीफ को लेकर मैं इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा तड़पता था, वो तकलीफ अब मेरी जाकर खत्म हो गई। ज़ोरोलान की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपने फादर को ऐसा ठीक देखकर। लेकिन वो जो उसका भाई था वो यहाँ पर बड़ा भड़का हुआ था। यूनची धीरे धीरे करते हुए उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। हमारा ऐसा लग रहा था कि यूनची अभी यहाँ पर पटक पटक कर मारेगा ज़ोरोलान के भाई को। वो जो ज़ोरोलान का भाई था वो कहना चाहता है यूनची से कि तू मेरे तरफ क्यों बढ़ा, तू मुझे कुछ कर नहीं सकता। देख मैं यहाँ पर ज़ोरोलान का भाई हूँ और इंपीरियल सिटी का प्रिंस हूँ, तो मुझे कुछ करेगा तो इससे तेरे लिए ही दिक्कत आने वाली है। यूनची यहाँ पर उसकी गर्दन दबोचते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर तेरा फादर इतना ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, इतनी तकलीफ उसको हो रही थी और तू यहाँ पर दुश्मनों के साथ बातें कर रहा था, उनके साथ डील बना रहा था। शर्म वरम आती है कि नहीं आती है तुझे? और मुझे पता है कि ये पैरासाइट डालने वाला तेरे फादर के अंदर, जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है वो तू ही इंसान है। तो अपने ही फादर को मारने की प्लानिंग कर सकता है, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ठीक है, अब तू इस पैरासाइट को टेस्ट करेगा कि ये कैसा होता है। यूनची सीधा उसके मुंह के अंदर ही घुसड़ देता है पैरासाइट को कि ले अपने फादर के अंदर तूने ये डाला था ना, अब तू भी इसके लेके तड़प तड़प कर मरेगा। वो जो ज़ोरोलान का भाई था वो यहाँ पर यूनची से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि बड़े भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये कीड़ा मेरे अंदर से बाहर निकाल दो वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन यूनची नहीं सुनता। यहाँ तक कि वो जो एम्परर थे वो भी कहना चाहते कि यूनची ये बिल्कुल सही टाइम है अपने घर के अंदर से जो भी गंदगी है ना उसको बाहर निकालने का। ये मेरा बेटा नहीं बल्कि एक गंदगी की तरह लगा हुआ है हमारी इंपीरियल सिटी के अंदर, तो इसको भी साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्परर अपने साथियों से कहना चाहता है कि इस प्रिंस को उठाओ और डाल दो उसको जेल के अंदर, वहीं पर तड़प तड़प कर ये मरेगा। मैं इसकी शक्ल तुम्हारा कभी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। ज़ोरोलान का भाई चिल्लाते रह जाता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे मत मारिए, मैं वापस
वापस ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि कभी ये गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे मत मारिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और वो उसको लेकर चले जाते हैं काल कोठरी की तरफ, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उसको वहाँ पर बंदी बनाकर रख दिया जाए और वो वहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। एम्पायर की भी तबियत में सुधार आया। यहाँ पर ज़ोरालान भी खुश थी और युनची भी खुश था कि चलो काम तो यहाँ पर हो गया। जो इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई हुई थी, उस मुसीबत को निपटा दिया गया है। तो सारी चीजें होने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, रात के टाइम पे युनची और ज़ोरालान जो थे वो बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, क्योंकि बड़े दिन बाद तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले थे। ज़ोरालान युनची से कहना चाहती कि युनची, तुम्हें पता है, जब सारे के सारे लोग ये कह रहे थे ना कि तुम मर चुके हो, तुम लौट कर कभी नहीं आओगे, तुम्हें भूल जाना चाहिए, तो मेरा दिल कहीं ना कहीं कह रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और देखो, मेरी उम्मीद सही निकली। और मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जब तुम उस प्रिजन के अंदर गए थे, सबको लग गया था कि तुम मर गए हो ना, तो क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से लिटिल फेरी आई हुई थी वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो कितना ज्यादा रो रही थी तुम्हारे लिए कि तुम किसी भी तरह से बाहर निकल कर आ जाओ। वो पूरा का पूरा प्रिजन तोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे वो नहीं टूटा। वो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि उसने सबके सामने खून की उल्टी कर दी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, मानो कि उसकी जान निकल गई हो तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम्हें जब लगा उसको कि तुम मर चुके हैं, ये खबर सुनते साथ ही वो अपने आप को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी। ये नजारा सबको बिल्कुल हैरान कर दिया था। कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि लिटिल फेरी तुम्हारे लिए इतना ज्यादा क्यों डेस्परेट थी। युनची खुद हैरान रह जाता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल फेरी मेरे लिए इतना करेगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है वो, लेकिन वो मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान है, इसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि युनची को नहीं पता कि लिटिल फेरी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन ज़ोरालान उसको बता देती है कि लिटिल फेरी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी वजह से जब उसको पता चला तुम्हारे बारे में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये सुनकर युनची परेशान हो जाती है कि क्या सच कह रही हो तुम? बच्चा वो भी मेरा? तुम सच कह रही हो ना? ये कोई झूठ तो नहीं है, कोई गलत फहमी तो नहीं है? सच में लिटिल फेरी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? ज़ोरालान यहाँ पर युनची से कहती है कि युनची, तुम्हें अभी जाना चाहिए लिटिल फेरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब पता चला ना क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर कि लिटिल फेरी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। नहीं पता कि वो किस हालत में होगी। तुम जाओ और उसको ढूंढो। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्लाउड इमॉर्टल पैलेस वालों ने लिटिल फेरी को धक्के मारकर अपने पैलेस से बाहर निकाल दिया। जब उसको पता चला कि वो एक पराये मर्द के बच्चे की माँ बनने वाली, तो युनची एकदम सदमे में आ जाता है। वो तुरंत वहां से भागकर निकलता ताकि लिटिल फेरी को ढूंढ सके कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। लेकिन क्या युनची यहाँ पर लिटिल फेरी को ढूंढ पाएगा या उसको वो नहीं ढूंढ पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया चाहता। वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।